पास्ट में औरत जो है इनको मौके ही नहीं मिले शिक्षा हासिल करने के लिए। तो अगर इनको जब शिक्षा ही नहीं है तो इनको बेटा अवेयरनेस नहीं है अपने अधिकारों की, नो अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, इस वजह से भी भेदभाव होता है दोनों के बीच में। फिर कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज ही कुछ ऐसे हैं। ठीक है, आप इंडिया के अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को उठा के देख लीजिए, तो ऐसे रीति रिवाज हैं जहाँ पे औरत जो है वो बस इसलिए है कि तू घर की चार दीवारी में रहे। ठीक है, बेड़ियों में बंधी हुई है, शैकल्स के अंदर कैद है, बेड़ियों के अंदर बंधी हुई है। ठीक है, कि भाई मेहमान आएंगे तो इनको सर्व कर, ठीक है, घर में पति आ रहे तो इसको सर्व कर। आदमी को आज़ादी कहीं भी आ जा सकता है। इसके बाद लैक ऑफ एक्सपोजर, जब घर से बाहर निकली ही नहीं, ठीक है, फोर वॉल्स ऑफ द किचन, इससे बाहर निकली ही नहीं तो उसको कभी पता ही नहीं चला कि संसार में है क्या, मेरे अधिकार क्या हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किस तरह मेरे को मतलब किन किन चीज़ों को मुझे पाने का अधिकार है। तो ये चीज़ें इसको पता ही नहीं चली, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा इसके साथ। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें खत्म। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरियोटाइप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप भर भर के उदाहरण लिख सकते हो बेटा। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, देखो, स्टीरियोटाइप होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, किसी ग्रुप के प्रति अपनी सोच बनाना। अब ये जो सोच है आपकी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि एक उदाहरण है, एक उदाहरण है कि ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला जो बंदा है ये जाके बाद में अर्बन एरिया में रहने लगा। ठीक है, ये बंदा अब अर्बन एरिया में रहने लग गया है और काफी साल हो गए हैं, तकरीबन मान लीजिए कि फ्रॉम 10 years ये अर्बन एरिया में रह रहा है, शहर में रह रहा है। लेकिन फिर भी अगर जब हम दो चार लोग या मैं अकेले इससे मिलूंगी, ठीक है, और ये मुझे अपने बारे में बताएगा कि भाई मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैं उस फला गांव से आया हूँ और यहाँ पे 10 साल हो गए हैं, हमारे दिमाग में जो पहली चीज आएगी, जो फर्स्ट थॉट आएगा, वो क्या होगा कि ये बंदा गांव का है, बिलोंग, ये विलेज से है, तो दैट मीन्स कि इसको एग्रीकल्चर की नॉलेज जरूर होगी, यानी खेती बाड़ी के बारे में जरूर जानता होगा, नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो एक सोच है मेरी इसको लेके, ये क्या है, स्टीरियोटाइप। कि किसी समूह को लेके, किसी ग्रुप को लेके जब आप सकारात्मक या नकारात्मक सोच बना लेते हो, और उस ग्रुप का कोई भी बंदा हो, चाहे वो उस ग्रुप में रहता भी ना हो, तो भी आप उस आदमी के बारे में या शख्स के बारे में पहला जो विचार आएगा आपका वही आएगा। ठीक है, जैसे कि एक और इसमें बनता है हमारा पहाड़ी वाले एरिया, पहाड़ी पे लोग रहते हैं। ठीक है, ये बंदा नहीं रहता यहाँ पे, बाहर रहता है कहीं शहर में, तो भी इसको लेके लोगों की सोच ये रहेगी, जैसे ही सुनेंगे कि पहाड़ी का है तो लोग मतलब दिमाग में जो हमारे फर्स्ट थॉट आएगा वो ये आएगा कि शांत मिजाज का होगा, मतलब कि कम बोलने वाला होगा। पंजाबी, जैसे हम पंजाबी वर्ड बोलेंगे कि ये तो पंजाबी, हमारे दिमाग में आएगा कि पंजाबी तो भैया हट्टा कट्टा होगा, बहुत खाने पीने वाला होगा, तगड़ा खाना पीना, यानी अच्छी इसकी खिलाई पिलाई होगी। ठीक है, तगड़ा होगा, डरता नहीं होगा किसी से, एकदम बॉडी वॉडी होगी। ठीक है, जाट वर्ड जैसे हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा यार जाट है तो मतलब गुस्से वाला तो जरूर होगा, तगड़ा होगा, ये भी किसी से डरता नहीं होगा, किसी को भी पीट देता होगा, है ना। तो ये छवियां हमारे दिमाग में एकदम से बन जाती हैं। जैसे टीचर बोला आपने, तो टीचर के लिए आपके दिमाग में छवि एकदम क्या बन गई, औरत की बन गई। तो ये जो सोच है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। किसी के बारे में नेगेटिव सोच भी बन सकती है, जैसे कि अब अगर मैं बोलूं कि क्या बोलूं,
नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको सब किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप देखो यहाँ पे वो आते हैं तो उनके लिए सबके दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि ये हमारे देश के हैं ही नहीं, ये तो चाइना के हैं। तो ये गलत है, ये एक नेगेटिव सोच बनी हुई है हमारे दिमागों में, यहाँ के लोगों के दिमागों में। ठीक है, तो ये स्टीरियोटिपिकल सोच कहलाती है, जो किसी भी समूह के लिए आपकी सोच होती है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है स्टीरियोटाइप में कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, कि भाई ये है क्यों स्टीरियोटाइप्स। तो फंक्शन ये है कि पहली चीज तो एक तो प्रिडिक्ट करने में मदद तो जाती है, अनुमान लगाना है किसी के बारे में। ठीक है, जैसे हमने यही बोला कि एक भविष्यवाणी करने में मदद तो जाती है कि गांव का बंदा है तो अगर वो अलग से है तो मतलब बाहर भी है तो हम उससे थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं कि यार कुछ खेती बाड़ी के बारे में बता दे, अगर वो नहीं भी रह रहा वहाँ पे। तो एक भविष्यवाणी प्रिडिक्शन होने में मदद हो जाती है। दूसरी चीज इमेजेस बन जाती हैं, यानी दिमाग में छवि बन जाती है हमारे किसी को लेके। ठीक है, रूढ़िवादी सोच जो रखते हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं पहाड़ी लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पंजाब के लोग बहादुर परिश्रमी होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार करने में सहायक सिद्ध हो जाता है। तो अगर एक छवि बनी हुई है तो उसी तरीके से हम उससे जाके बात करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जाके हम उससे मिलेंगे। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कैसे कि मान लीजिए हिंदू कॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है, और एक लिखा हुआ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि ये जो होगा यहाँ पे हिंदूज होंगे, ठीक है, और ये जो होगा यहाँ पे मुसलमान होंगे। ओके, तो एक शैक्षिक संस्थाओं का अनुमान लगाने में भी इससे मदद मिलती है कि किस तरीके का ये इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पे किसकी जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा मिलेगी हमें। ओके, इसके बाद गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। तो रूढ़िवादिता जो होती है ये इंसान के व्यवहार को गाइड करती है। आज के टाइम पे हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ क्या बोलते हैं कांटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो व्यक्ति केवल रूढ़ी व्यक्ति के आधार पे ही परिचय प्राप्त करना और उनसे व्यवहार करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि क्या एग्जाम्पल दूं उसमें मैं, मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी से कैसा बिहेव करना है, ये हमारे अंदर आ जाता है जब हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि मैं जो हूँ बहुत रूड हूँ, बहुत बदतमीज हूँ। ठीक है, आप मुझे जानते नहीं हो, आप ऐसी, हम लोग मान लीजिए किसी पार्टी के अंदर हैं, ठीक है, और मैं खड़ी हुई हूँ और आप लोग चर्चा कर रहे हो कि यार ये लड़की कौन है, इसको पहली बार देखा है, ये जान कौन है ये। तो किसी ने कह दिया कि अरे ये तो ये ऐसे ऐसे है, ये बड़ी बदतमीज है, बड़ी गुस्से वाली है, तमीज नहीं है इसको बात करने की, ये वो। अब आप जो हो ना, मेरे से बात करने से पहले झिझकोगे। आप मेरे पास बात करने से पहले आपके दिमाग में एक सोच बन चुकी है कि अरे यार इससे क्या बात करना है, ये तो ऐसी सी है। होता है कि नहीं होता? अगर कोई पहले से ही आपको किसी के बारे में बता दे तो आप एक होती ना सोच बन जाती है, बिना उसको जाने ही हम जज कर लेते हैं, ये चीज होती है ना। यस और नो? तो वही चीज है। तो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने में स्टीरियोटाइप्स मदद करते हैं, कोई ये पॉजिटिव चीजें नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यूजफुल इन प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाने में, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं ये एडवर्टीजमेंट जो होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कैटरीना कैफ है, ठीक है, तो कैटरीना कैफ कोई क्रीम यूज कर रही है, अब ये इसने एड में दिखा दिया, तो आपके अंदर एक स्टीरियोटाइप है, भाई कैटरीना जो है इसकी तो बड़ी फेयर स्किन है, बड़ी सुंदर है, तो ये क्रीम अगर मैं यूज करूंगी तो मेरी भी जो स्किन है वो फेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टीरियोटाइप्स की मदद से सोच बनाई जाती है, एड्स जो हैं प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। ठीक है, कि भाई कुछ भी अपने सामान की बिक्री करनी है, किसी के प्रति नफरत फैलानी है, तो ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं स्टीरियोटाइप्स की मदद से कि लोगों की सोच तो पहले से है ही ऐसी, और इसमें बढ़ावा दे दो। अब आप देखो हमारा जो समाज है हिंदुस्तान,
यहाँ पे रेसिज्म होता है, बहुत होता है। आप कहोगे कि नहीं होता, होता है, बहुत होता है। हर आधार पे होता है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे यहाँ पे रेसिज्म होता है। ठीक है। अब हम सब ने ये चीज कहीं ना कहीं फेस की होगी कि गोरे हैं तो सुंदर है, सांवले हैं तो ये क्रीम लगा ले, वो क्रीम लगा ले। ये हम सब ने कहीं ना, और लड़कियां कहीं ना कहीं ये सब चीजें फेस करती हैं कि पतली हो, मोटी मत रहे, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं, छोटे मत कर, बड़े मत कर। एक सोच बनी हुई कि लड़कियों के बाल बड़े होने चाहिए। तो केश किंग का भाई आंवला का ऐड आ रहा है कि बाल लंबे कर देता है, हम सब पागल हो जाते हैं, तेल खरीद लेते हैं वो वाला, वो शैम्पू खरीद लेंगे, ट्रेसे में ले लेंगे, लॉरियल ले लेंगे कि भाई इससे जो है बाल लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में सोच बनी हुई है कि भाई लड़कियों के लंबे बाल होने चाहिए, बल्कि छोटों में भी प्यारी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, कोई बुराई नहीं है छोटे बालों में भी। ठीक है, तो इसके लिए भी स्टीरियोटिपिकल सोच जो है ये काम करती है। इसके बाद आता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 3। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, बढ़िया। नैतिक विकास। अब देखो, जब ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भैया मॉरल होता क्या है। किसी को पता है मॉरल क्या होता है? बचपन से हम मॉरल वैल्यू सीख रहे हैं, कोई बता सकते हैं क्या होता है मॉरल? हाँ, वो तो मुझे पता है, नैतिकता होता क्या है। बस अच्छी आदतें और देखो, नैतिकता होती है बेटा सही और गलत के बीच में पहचान रखना। ठीक है, सही और गलत की पहचान रखना, गुड और बैड की पहचान रखना, एम्पैथी और सिंपैथी रखना। एम्पैथी क्या होती है बेटा? दूसरे के पाँव में पैर रख के उसकी जगह पे खड़े हो के ये देखना कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं कैसा फील कर रही होती। अगर मैं इसको सहानुभूति दे रही हूँ, मैं सिंपैथी दे रही हूँ इसको कि अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद कर दूंगी, ये वो। और वो नहीं समझ रहा, वो सामने वाला इंसान वो कह रहा है कि नहीं तू नहीं समझ रही, तुझे नहीं पता मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। तो वहां पे आप क्या करते हो? उसकी जगह पे खड़े होके देखते हो, महसूस करते हो कि अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो मैं क्या फील कर रही होती। तो एम्पैथी और सिंपैथी दोनों होना, दूसरे के प्रति दया भी होना और खुद को दूसरे की सिचुएशन में रख के भी सोचना। ठीक है, इसके बाद ग्रीड और गिल्ट, इसको आइडेंटिफाई रखना, पहचान रखना इसकी कि लालच क्या है, और अगर मैं कोई काम गलत करता हूँ या गलती से किसी के साथ मेरे से बुरा हो गया है तो वो गिल्ट जो होता है अंदर, वो अपने मन में रखना, ये मोरालिटी होती है। ठीक है, और टू हेल्प समवन इन नीड, कोई ज़रूरत में है, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसकी मदद कर देना, उसके काम आ जाना, जितनी मेरी हैसियत है उतना काम आ जाना, ये सब होते हैं मोरालिटी, जो बचपन से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखाई जा रही हैं। रिस्पेक्ट करना सबकी, चाहे हमारे बड़े हों, नेबर्स हों, छोटे हों। ठीक है, लव एंड केयर शो करना, ये सब क्या है? ये सब मोरालिटी के अंदर आता है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें अगर जानते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो, तो कोई भी बंदा कहेगा कि ये मॉरली बहुत अच्छी है या अच्छा है। और यही चीज़ें आप में नहीं है। ठीक है, आपके सामने कोई रो रहा है और आप बैठ के गाने सुन रहे हो, तो वही बंदा कह देगा कि यार कैसा बेशरम सा बंदा है ये, देखियो सामने बगल में वो रो रही है और ये गाने सुन रहा है। वहीं आपकी मोरालिटी पे सवाल उठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं मॉरल्स। सबसे पहले आप क्या समझाओगे कि मॉरल्स होते क्या हैं या मोरालिटी होती क्या है। ठीक है, इसके बाद बेटा आप सीधे इस क्वेश्चन के अंदर समझाओगे कि वो कौन से कारक हैं जो मोरालिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसी में फैक्टर्स, कौन से कारक हैं जो मोरालिटी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्स। ठीक है, यौन या सेक्स जिसको हम बोलते हैं कि लड़के या लड़कियों का जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लड़के लड़कियों के जो मोरालिटी होती है बेटा ये भी थोड़ी अलग होती हैं। लड़के लड़कियों की शारीरिक संरचना हो गई, ठीक है, हमारे जो
सेंसेस हैं, हमारी जो शारीरिक संरचनाएं हैं ये अलग अलग है। तो लड़कों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो लड़कियों में क्या बोलते हैं, लड़कियां और लड़कों के बिहेवियर या मोरालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। लड़कियों को आप देखोगे तो इनमें कहीं ना कहीं वो ममता, वो सॉफ्ट वाला पार्ट आपको दिखेगा। ठीक है, किसी की परेशानी में देख के ये रोने लग जाएंगी, ठीक है, ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं। आदमी, लड़का जो होता है, इसके अंदर चीजों को संभालने की क्षमता होती है कि अगर कोई इसका दोस्त रो रहा है या परेशान है तो वो उसको मतलब कि सपोर्ट कर देगा फौरन। ठीक है, वो उसकी तकलीफ को फौरन दूर कर देगा। औरत जो होती है वो थोड़ा सा घबराई भी रहती है क्योंकि सबमिसिव रही है हमेशा से। ठीक है, तो वो उतनी जल्दी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ है एक कारक, सेक्स की वजह से भी, जो कि हमें जिस तरीके से हमारा पालन पोषण हुआ है उस वजह से हम मोरालिटी नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, फिर एज, मोरालिटी जो है उम्र के साथ भी आती है। ठीक है, आप एक ऐसी अवस्था में भी आते हो जब आपको लगता है कि सब कुछ मेरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि चाइल्डहुड जो एज होती है आपकी 2 से 11 साल अगर आप ले लो, तो 2 से 11 साल वाली बड़ी मतलबी एज होती है। इसमें मतलब बच्चा जो होता है उसको ये रहता है कि मेरा अगर कोई फायदा हो रहा है ना तो मैं किसी के लिए कुछ करूंगा। ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप एडोलेसेंस में जाते हो और उस वक्त आपके अंदर आपकी जो भावनाएं होती है वो इतनी स्ट्रांग ऐसी हो जाती है कि यार किसी को परेशानी में देखा तो बस इसके लिए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, मुझे इसकी मदद करनी है और मुझे इसके लिए ये करना है, वो करना है, एकदम मतलब बहुत इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास एक टाइम है कि बहुत पैसा आ गया है, आप बड़े हो गए हो, स्टैब्लिश्ड हो गए हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड पे पहुंच गए हो, तो वहां पे जाके आप दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों के दुख को समझ रहे हो, कैसे किसी को सपोर्ट करना है, एज के साथ साथ आता जाता है। एक कारक होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि का भी बड़ा रोल होता है बेटा। आपकी बुद्धि किस स्तर पे काम कर रही है, ठीक है, इसका भी एक रोल है। इसके बाद एक कारक आप लिख देना है इसमें, परिवार, कि परिवार ने आपको पालन पोषण कैसा किया है, किस तरीके के आदर्श आपको दिए हैं। ठीक है, क्योंकि परिवार, आपका परिवार कैसा रहा है। तो मान लीजिए कि बचपन में आपकी फैमिली जो है, मम्मी पापा जो है बहुत चैरिटी करते थे। चैरिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लाखों करोड़ों रुपया देते थे, मतलब कि जैसे हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा था कि जिस दिन वो कुछ बना के ना बांटते थे गली में, या गरीब बच्चों को दे के आ जाते थे, या गर्मियां आ रही हैं तो वो गली के अंदर वो ठंडा पानी लेके खड़े हो गए हैं और आते जाते लोगों को पिला रहे हैं पानी या शरबत पिला रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीजें आपके घर वाले करते थे, तो आपके अंदर भी कुछ कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्ट हो जाएंगी कि भाई मुझे भी कोई अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं उसकी मदद कर दूं। ठीक है, किसी के साथ में सहानुभूति रखूं, सही और गलत का कैसे फैसला करना है मैं वो चीज करूं। बचपन में आपको सिखाया गया है कि बेटा ये गलत काम है, ये सही काम है, तो आप उस चीज में आगे भी वैसे ही रहोगे कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरा भी नुकसान होगा, दूसरे का भी नुकसान होगा, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो परिवार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद बेटा हमारे स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। स्कूल में हम इनडायरेक्टली बहुत सारी मोरालिटी सीखते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली हम बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे हमें अपने दोस्तों की, अपनी शिक्षक की, टीचर्स की, इन सब की जो है रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, फिर धर्म, धर्म हमें जो है नैतिकता बहुत सिखाता है। ठीक है, जब हम धर्म को जानना शुरू करते हैं, धर्म यानी रियल धर्म। ओके, ये धर्म नहीं कि बस ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और मैं तो सुबह शाम पूजा करता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ, इस धर्म की बात नहीं कर रही मैं। धर्म यानी वो धर्म जो हमें ये कहता है कि अच्छे कर्म करो। ठीक है, अच्छे कर्म का तुम्हें फल मिलेगा। इस दुनिया में आए हो तो लोगों के लिए सेवा करने के लिए आए हो, तुम अपने मतलब के लिए नहीं आए हो। मैं इस धर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो धर्म है ये भी हमें सिखाता है कि कैसे किसी की भी हमें मदद करनी है, बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जब फैक्टर्स हो जाएंगे तो आप आना बेटा इसमें सीधे, कहाँ गया, कोहलर की थ्योरी पे। ठीक है, ये मॉरल और मोरालिटी में इतना समझा दिया आपने। फिर इसी में हमारी थ्योरी आती है बेटा कॉलबर्ग की थ्योरी, कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।
अब इस थ्योरी को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है ये स्टोरी, बट मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। इनका पूरा नाम था बेटा लॉरेंस कॉलबर्ग, ठीक है। जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे ही आपने पेपर में लिख के आ जानी है इनकी थ्योरी अगर आती है तो, ठीक है। लॉरेंस कॉलबर्ग ने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया, 8 से 10 बॉयज, सिर्फ बॉयज ओनली, लड़के बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इनके सामने बेटा एक स्टोरी रखी, और ये जो स्टोरी थी ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी थी। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, इनकी मन गढ़ंत कहानी थी, ठीक है। स्टोरी रखने के बाद लॉरेंस कॉलबर्ग ने इन लड़कों से सवाल पूछे कुछ, ठीक है, कुछ सवाल पूछे। इन बच्चों ने, इन लड़कों ने जो जवाब दिए उसके आधार पे इन्होंने एक थ्योरी प्रिपेयर कर दी। इंट्रोडक्शन समझ आ गया मैंने क्या बोला? लॉरेंस कॉलबर्ग ने 8-10 लड़कों को बुलाया, उनके सामने एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक कहानी रखी, उनसे कुछ सवाल पूछे, उस कहानी के आधार पे उनके जो जवाब थे उस आधार पे इन्होंने एक थ्योरी तैयार कर दी, ठीक है। अब आप कहानी सुनाओगे, स्टोरी, स्टोरी नहीं बोलना है इसको, आपने बोलना है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी परिकाल्पनिक स्थिति, ठीक है। कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे शुरू होती है कि एक औरत थी, ठीक है, अपने डेथ बेड पे थी, मृत्युशय पे थी, मरने वाली थी। जो डॉक्टर था इसने बोला हम इसको नहीं बचा सकते। इसने इसके पति से, इसके पति का नाम क्या था? हिंज, ठीक है। इससे बोला कि एक मेडिसिन है जो कि रेडियम जैसी दिखती है, ठीक है, जिसको सिटी के एक फार्मासिस्ट ने बनाया है, ठीक है। जाओ और इससे ये दवाई लेकर आओ कि यही दवाई जो है तुम्हारी वाइफ को बचा सकती है, ओके। हिंज जो है फार्मासिस्ट के पास जाता है, कहता है कि मुझे ये मेडिसिन दे दो। फार्मासिस्ट कहता है नो, मैं इस मेडिसिन को इसके 10 गुना दाम पर बेचूंगा, ठीक है। हिंज जो है सबके पास जाता है, ठीक है, सबके दरवाजे खटखटाता है, नॉक्स एवरी डोर, लेकिन फिर भी इस प्राइस का, ठीक है, हाफ, आधा भी नहीं जुटा पाता, नॉट एबल टू कलेक्ट हाफ, ठीक है। फिर हिंज वापस जाता है फार्मासिस्ट के पास, कहता है कि दवाई दे दो, मुझे मेरी बीवी को बचाना है। फार्मासिस्ट कहता है तेरे को दवाई दूंगा तो मैं क्या पाऊंगा? 10 गुना दाम पे सरकार को बेच दूंगा, तो पैसा ही पैसा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हिंज जो है वापस फार्मासिस्ट के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है, फार्मासिस्ट नहीं मानता, ओके, कान कन्विंस, कन्विंस नहीं कर पा रहा है उसको। अब इस सिचुएशन में हमारा जो हिंज है हस्बैंड, इसके सामने 2 सिचुएशन खड़ी हो गई। क्या सिचुएशन खड़ी हो गई? एक सिचुएशन खड़ी हो गई कि मैं चोरी कर लेता हूँ, चोरी करके सेव माय वाइफ, ठीक है, या लेट माय वाइफ डाई। ये क्या है बेटा? ये सिचुएशंस हैं, 2 सिचुएशंस। इस चीज को जब आपके सामने 2 रास्ते खड़े हो जाएं, एक रास्ता गलत है, एक रास्ता सही है, तो इसी को हमने बोला हिंज डिलेमा, यानी कि हिंज की दुविधा। ये दुविधा में फंस चुका है, ठीक है। आप मान लीजिए आप 11th क्लास में गए हैं, ठीक है, आपके 10th के अंदर 89% मार्क्स आए हैं, आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन
बायो उसमें क्या बोलते हैं, कैसे दूं इसका एग्जांपल मैं, छोड़ो इसको छोड़ो। हिंज की दुविधा है ये, ठीक है, मतलब कि उसके सामने दो रास्ते हैं और ये परेशान है कि मैं कौन सा चूज करूं। तो जब तक बेटा आपके सामने दो रास्ते हैं तब तक उसको बोला जाता है दुविधा, ठीक है। तो हमारे हिंज ने क्या किया कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, तो इसने इस रास्ते को चुन लिया, ठीक है, इस रास्ते को चुना और इसने अपनी बीवी की जान बचाई। इसने क्या किया, ब्रेक द विंडो ब्रोक द विंडो सॉरी ब्रोक द विंडो ऑफ फार्मासिस्ट हाउस, ठीक है, स्टोल द मेडिसिन, सेव द वाइफ, ठीक है। इसने एक रास्ते को चुन लिया। जब हमने रास्ते को चुन लिया, व्हेन मेड द जजमेंट, जब इस चीज को बोला गया हिंज रीजनिंग, यानी कि हिंज का तर्क। हिंज का तर्क क्या था कि मेरी बीवी मर जाएगी अगर मैं दवाई नहीं चुराऊंगा, तो मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए दवाई चुरा रहा हूँ। एक इंसान को बचाने के लिए उसने ये तर्क दिया, ठीक है, और ये फैसला ले लिया। तो जब आप दो रास्तों के बीच में फंसे हैं तो डिलेमा, और एक रास्ता आपने चुन लिया तो रीजनिंग यानी कि तर्क, ठीक है। कहानी समझ आ गई क्या थी, कहानी समझ आ गई, ठीक है। अब ये कहानी हो गई, ठीक है। अब इसके आधार पे, इस कहानी के आधार पे पहले तो इन्होंने दो टर्म्स दिए कॉलबर्ग ने। पहला टर्म था बेटा मॉरल डिलेमा, वही हिंज का डिलेमा, ठीक है। मॉरल डिलेमा क्या होता है, वो दुविधा जब आपके सामने दो रास्ते हो, ठीक है, यू हैव टू चूज बिटवीन टू एंड यू आर इन द प्रोसेस, यू आर इन द प्रोसेस, चुना नहीं है, चुनने की प्रक्रिया में हो, सोच रहे हो कौन सा चुनूं। और दूसरा दिया इन्होंने मॉरल रीजनिंग, व्हेन यू मेड योर जजमेंट, आपने चूज कर लिया कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, ठीक है। ये दो टर्म्स दिए। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी स्टार्ट की। अब इनकी जो थ्योरी है बेटा, इसके अंदर 3 लेवल है। लेवल ही लिखना उसको, कुछ और नाम मत लिखना, मतलब कि जैसे स्टेज मत लिखना उसको, ठीक है, या टाइप मत लिखना या पार्ट मत लिखना, ठीक है। इन्होंने 3 लेवल दी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हिंदी में हम उसको क्या बोल देते हैं, स्तर, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। हर लेवल के अंदर बेटा दो दो स्टेजेस थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, ठीक है। लेवल 1 में स्टेज 1 एंड 2 थी, लेवल 2 में 3 एंड 4 थी, लेवल 3 में 5 एंड 6 थी, ओके। इस तरह से इनकी थ्योरी बनेगी। अब इनके हम नाम पढ़ेंगे, स्टेज ही लिखना इसको, ठीक है, यानी कि अवस्था ही लिखना और कोई नाम मत लिखना। स्तर और अवस्था, लेवल और स्टेज के अलावा यहाँ पे कोई नाम मत चूज करना। और लेवल को स्टेज मत लिखना, स्टेज को लेवल मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप ये फ्लो चार्ट पहले बना के दिखा सकते हो, समझा सकते हो कि इन्होंने 3 लेवल दिए, ठीक है। हर लेवल में दो दो स्टेज थी, यानी कि टोटल इनकी थ्योरी में 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब इनकी एक एक लेवल का नाम पढ़ के करेंगे। तो इनकी पहली लेवल थी प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब ही होता है मोरालिटी, नैतिकता, परंपरा, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल। अभी जो प्री कन्वेंशनल लेवल होती है बेटा, ये आपकी 0 से 9 साल के बच्चों में दिखती है, ठीक है, 0 से 9 साल के बच्चों में दिखती है। तो इसके अंदर पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है प्री कन्वेंशनल लेवल का, कि चाइल्ड डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मोरालिटी। इसको नहीं पता अभी मॉरल्स क्या होते हैं, कुछ भी, इसको मॉरल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता अभी इस बच्चे को, ठीक है। हम जो सिखाएंगे ये वही सीख जाएगा। तो इसमें स्टेज 1 ऐसे लिखोगे आप, स्टेज 1,
स्टेज 1 इसकी क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर एंड पनिशमेंट, ठीक है, यानी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ऑर्डर एंड पनिशमेंट में आपने ये बताना है कि इसके अंदर जो बच्चा है वो आपकी बात सिर्फ इसलिए मानेगा क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है। ही ओबेज टू अवॉइड पनिशमेंट। इसमें आप एज डाल देना बेटा 0 से 4 साल, कि 0 से 4 साल तक का जो बच्चा है, ठीक है, ये आपकी बात सिर्फ इसलिए मान रहा है क्योंकि इसको पनिशमेंट से बचना है। उदाहरण दे सकते हो आप इसके अंदर कि होमवर्क इसलिए कर रहा है ताकि टीचर जो है वो पनिश ना करे, ठीक है, मम्मी की बात इसलिए मान रहा है ताकि वो मारे ना। तो ये आपकी सिंपल सी स्टेज 1 है। फिर इसमें आती है स्टेज 2, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ ईगो, या हम इसको बेटा गिव एंड टेक की स्टेज भी बोलते हैं। गिव एंड टेक याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। गिव एंड टेक, इसको आप डाल देना 4 से 9। इस एज के अंदर, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है बेटा, वो कहता है कि अगर किसी काम में मेरा फायदा है तो मैं वो काम तुम्हारे लिए करूंगा। इफ आई एम बेनिफिटेड देन I'll do your work, ठीक है। जैसे कि आपने बोला जा जाके दाल ले आ, मैं तेरे को 10 रुपए दूंगी, तो इसमें इसका फायदा मिल रहा है, ठीक है, इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। ही ओबेज बिकॉज ही गेट्स मनी और सम रिवॉर्ड, कि टीचर ने बोल दिया कि मैं टॉफी दूंगी जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। या पेपर चल रहा है तो आपका दोस्त कह रहा है कि तू मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखा दे, मैं तुझे वो वाला क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो ये बच्चा उसको दिखा देगा। मतलब ये होते हैं, बस ये कहना है, गिव एंड टेक चलता है इनका। तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये आपकी पहली लेवल खत्म हो गई। समझ आ गई? मैंने बहुत आसान भाषा में समझाई है, उदाहरण आप अपनी बुक से जब पढ़ेंगे तो भर भर के दे सकते हैं। समझ आ गई लेवल 1 अच्छे से? अब लेवल 2, लेवल 2 होती है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर, ठीक है। ये इसमें आप जो एज बताना बेटा, वो बताना 10 से 20 साल बता देना, ठीक है। इसके अंदर आपने बताना है कि मोरालिटी डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या सोचती है, मेजॉरिटी जिस चीज को सही कहेगी ये बच्चे उस चीज को सही कह देंगे, मेजॉरिटी जिस चीज को गलत कहेगी ये बच्चे उस चीज को गलत कह देंगे। ये कन्वेंशनल से जो लेवल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेज आती है 3, 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना। अब यहाँ पे स्टेज 3 आती है। पहली आ जाती है इसके अंदर आपकी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा गुड गर्ल गुड बॉय की स्टेज, ठीक है। इसमें आप डालना 10 से 13 साल, ठीक है। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं बेटा, वो दूसरों की होप्स पे काम करते हैं, दूसरों की विशेस पे काम करते हैं, ठीक है। उनको रहता है कि अगर मैं दूसरों की आशा पूरी करूंगा तो मेरे रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पे ज्यादा काम करते हैं ये, कि मुझे जो है दूसरे के सामने अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलवाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉप इन क्लास पापा विल बी प्राउड ऑफ मी। अगर मैं क्लास में टॉप करूंगा तो पापा को मुझ पे गर्व होगा, तो पापा की आशा है ये, ठीक है। पापा के साथ मेरा रिश्ता बेहतर होगा, पापा मुझे गुड बॉय या गुड गर्ल बोलेंगे, तो मैं दूसरों की आशा पूरी कर रहा हूँ। या जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपका दोस्त है और क्या बोलते हैं, उसने आपसे कोई उम्मीद लगाई है, कोई होप है उसकी आपसे, ठीक है, कि मेरा जो दोस्त है भाई मेरी प्रॉब्लम में काम आएगा। मान लीजिए कि वो पेन नहीं लेकर आया एग्जाम में, आपने उसको दे दिया,
तो ही विल बी लाइक मेरा तो दोस्त बहुत अच्छा है, इसने मेरी मदद कर दी मेरी परेशानी में। ठीक है, तो आप दूसरों की होप्स एंड विशेस पूरी फुलफिल करते हो, ये आपकी स्टेज 3 होती है, ताकि आपको सामने वाला बंदा गुड गर्ल या गुड बॉय बोले। फिर आती है स्टेज 4 बेटा। स्टेज 4 होती है आपकी रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इसको डालना आप 13 से 20 में। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं बेटा, इनके लिए कानून, इनके लिए नियम जो होते हैं ये सबसे ऊपर होते हैं, सुप्रीम होते हैं, सर्वोच्च। ठीक है, ये कानून नहीं तोड़ते किसी के लिए भी, सुप्रीम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में टीचर ने रूल बना दिया एक कि कोई नो चीटिंग, कोई भी चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, आपने पेपर खुद करना है, कोई भी चीटिंग नहीं होगी। तो या जो भी चीटिंग करेगा उसको जो है मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, कानून है स्कूल का। तो बच्चे इस चीज को सुप्रीम मानेंगे, चीटिंग जो है वो छुप के करेंगे, खुला नहीं करेंगे, डर के करेंगे। ठीक है, तो ये सुप्रीम हो जाता है। या फिर जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, और आपके पापा जो है गाड़ी चला रहे हैं विदाउट बेल्ट, तो आप उनको बोलोगे पापा बेल्ट लगाओ। या फोन पे बात कर रहे हैं, पापा फोन पे बात मत करो, हम लोग ना इस वक्त रोड पे हैं, फोन पे बात मत करो। इनके लिए कानून जो है, नियम जो होते हैं सुप्रीम हो जाते हैं, सर्वोच्च हो जाते हैं। ठीक है, ये कानून को बहुत ऊपर मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। आगे समझ, लेवल 2 क्लियर हो गई। अब आते हैं लेवल 3 पे, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक। ठीक है, इसमें आप डालना 20+, ओके, 20 से ऊपर वाले। तो ये जो होती है, इसमें आपने पोस्ट कन्वेंशनल का इंट्रो कैसे बताना है कि मोरालिटी डिपेंड्स ऑन सेल्फ परसेप्शन, खुद के नजरिए से अब मेरी नैतिकता बनेगी। ठीक है मैम, लेवल 2 में 4th स्टेज में एज क्या होगी, 13 से 20 कर दो। ठीक है, मोरालिटी जो होती है वो खुद के परसेप्शन पे डिपेंड करती है कि अगर मुझे ये चीज सही लग रही है तो मैं ये करूंगा। अब समाज से कोई लेना देना नहीं है, मेजोरिटी क्या कर रही है मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज अगर सही लग रही है, इसमें अगर अच्छी चीज है तो मैं ये करूंगा। ठीक है, तो इसमें पहले आती है स्टेज 5। स्टेज 5 को हम बोलते हैं बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसके आगे हम इंडिविजुअलिज्म भी लिखते हैं, इंडिविजुअल राइट, सॉरी। ठीक है, यानी कि सामाजिक समझौते। सामाजिक समझौते का मतलब ये होता है बेटा कि अगर किसी इंडिविजुअल के हक की बात आ रही है तो वहां पे समाज के नियमों को बदला जा सकता है। ठीक है, इफ इट इज अबाउट समवंस राइट, इफ इट इज अबाउट someone's right, then change the law, कानून बदल दो। किसी के हक की बात है तो कानून बदल दो। ठीक है, जैसे कि क्या एग्जांपल इसमें मैं देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि रेड लाइट हुई हुई है, ठीक है, लेकिन रोड के उस पार किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ होने वाला है, और आपने उस चीज को भांप लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो भी तो आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी, अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी किसी की जान बचाने के लिए। तो आपने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन किसी के अधिकार के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ठीक है, जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, तो सती प्रथा में औरतों के अधिकार बचाने के लिए उस कानून को बदल दिया गया, सती प्रथा को बंद कर दिया गया कि इसको बंद हो जाना चाहिए, औरत क्यों जलेगी। विडो रीमैरिज एक्ट आया तो कानून बदला गया। ठीक है, वहां पे 20 साल के बाद आप अपनी सोच रखते हो। ठीक है, कि मेरा मान लीजिए कि आपका आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, चीटिंग कर रहा है पेपर में, चिट्स लेके आया। आपको पता है चीटिंग बुरी बात होती है, लेकिन वहां पे आप उसको करने दे रहे हो,
क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा दोस्त फेल हो जाएगा अगर मैं इसको करने नहीं दूंगा, तो कानून बदल दिया वहां पे आपने। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्टेज 5। फिर आती है बेटा आपकी स्टेज 6। स्टेज 6 यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक। ठीक है, स्टेज ऑफ कंसाइंस भी बोलते हैं इसको। स्टेज 5 को आप डाल देना 20 से 30 साल में, और इसको डाल देना 30 प्लस में। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में अंदर, मतलब जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं दुनिया के अंदर, जैसे कि पूरा यूनिवर्स ये बात मानता है कि चीटिंग जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो और आपका अपना भी सिद्धांत है कि मैं किसी भी कंडीशन में चीटिंग नहीं करूंगी। ठीक है, तो आपका दोस्त अगर चीटिंग कर रहा है तो आप टीचर को बता दोगे कि मैम ये चीटिंग कर रहा है, देखिए गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, और आप अपने दोस्त को भी समझाओगे। अगर वो आपका सिद्धांत है तो आपका अपना सिद्धांत होना चाहिए, और वो ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जो यूनिवर्सल भी हो, अपने से नहीं बना देना कुछ भी। ठीक है, यूनिवर्सल यानी दुनिया भी उस चीज में यकीन रखती हो, मानती हो, फॉलो करती है या नहीं करती है वो अलग बात है। ठीक है, या जैसे इसमें आप एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मुझे इसके अंदर याद आता है कि एक आदमी है, ठीक है, ये इनकम टैक्स नहीं पे करता, डज नॉट पे इनकम टैक्स। क्यों नहीं पे करता? क्योंकि ये कहता है कि मेरा जो टैक्स है ये करप्ट सरकार के पास जाता है। ठीक है, और मैं आई विल नॉट सपोर्ट करप्शन, सो नो इनकम टैक्स। ये कहता है कि मेरा जो पैसा है, मैं जो टैक्स देता हूँ वो करप्ट सरकार के पास जाता है, और मेरा सिद्धांत है कि मैं करप्शन भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है, आ गई आपको कॉलबर्ग की सारी स्टेजेस समझ? आ गई बेटा? अब इसमें आपने लिखना है इनका क्रिटिसिज्म, आलोचना। तो मैंने सबसे पहले आपको एक लाइन बोली थी कि इन्होंने सिर्फ जो अपने सवाल पूछे वो लड़कों से पूछे, तो इनकी सबसे बड़ी आलोचना यही है बेटा कि इनकी थ्योरी में फेमिनिस्टिक अप्रोच नहीं था। नो फेमिनिस्टिक अप्रोच, यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों से सवाल पूछे, जेंडर बाइज्ड थे ये। ठीक है, दूसरा इनका मानना था ऑल मेन आर पीपल, पीपल आर मेन, मतलब आदमियों से मैंने पूछ लिया, मतलब मैंने सब लोगों से पूछ लिया। इन्होंने औरतों को वो अहमियत नहीं दी, औरतों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कहा कि मैंने आदमियों से पूछ लिया तो मतलब सब लोगों की यही सोच होगी। ठीक है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म था बहुत तगड़ा कि इन्होंने औरतों की राय नहीं पूछी। तो इसी में बेटा इन्हीं की स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन। जब इन्होंने देखा कि हर कोई मेरे टीचर को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुमने आदमियों से सवाल पूछे, औरतों से क्यों नहीं पूछे, तुमने ये क्यों मान लिया कि आदमी ही दो लोग हैं, सारी दुनिया के जो लोग हैं वो आदमी ही हैं, आदमी से उनकी सोच पूछ लेंगे मतलब सारे लोगों की सोच पता चल जाएगी। कैसे? लोग तो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, आदमी और औरत। ठीक है, तो तुम्हें औरत से भी पूछना चाहिए। तो कैरल गिलिगन इनकी स्टूडेंट थी, ये उठ के आई और इन्होंने सेम थ्योरी दी बेटा, बट अब की बार जो इन्होंने सवाल पूछे वो किससे पूछे? औरतों से पूछे। ठीक है, इनकी भी सेम थ्योरी थी, इन्होंने भी वही आपकी अवस्थाएं दी हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में इन्होंने औरत के बारे में ये बताया है कि अवस्था के हिसाब से इंसान अपने जीवित रहने की ओर ध्यान देता है, हर व्यक्ति हर बच्चे में सत्य है, एक परिवर्तन की अवस्था भी आती है जिसमें व्यक्ति खुद और औरों के बीच संबंध देखता है, ट्रांजिशनल पीरियड आता है। ठीक है, जिसमें वो दूसरों के बीच में अपने बीच में रिलेशनशिप्स देखता है। कन्वेंशनल में कि औरत जो है जब वो तुम्हारी एडोलेसेंस में आ जाती है तो वो केयरिंग हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर माँ और बीवी की भावनाएं पैदा होने लग जाती हैं। ठीक है, वो खुद की
ज़रूरतों को अनदेखा कर देती है और दूसरों की देखभाल करने की ज़िम्मेदारियाँ उठाना शुरू कर देती है। और जब वो पोस्ट कन्वेंशनल में पहुँचती है, तो वो खुद और दूसरों की देखभाल के सिद्धांतों को स्वीकार कर लेती है। वो इस बात को मान लेती है कि मेरा जो जन्म है वो इसीलिए हुआ है कि मुझे खुद का और दूसरों का ख्याल रखना है, ठीक है? हर कोई इस स्तर पे नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरह से आप पूरी थ्योरी समझाओगे। हो गया? क्लियर हो गया? अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट। कितना बड़ा चैप्टर है ये। इमोशंस बॉल्बी Ainsworth पर्सनालिटी। क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? किसमें ब्याजे दे रखा है? कहाँ दे रखा है? नहीं 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 नहीं। प्याजे का नहीं, प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बेटा, बस। ठीक है। अब इसमें इमोशंस आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका बनता है इमोशनल डेवलपमेंट पे। आप शुरू करोगे अपना आंसर इमोशंस पे। संवेग क्या होते हैं? ठीक है, तो पहले आप बताना कि ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जो है कि है इमोवेयर। इमोवेयर का मतलब क्या होता है? इमोवेयर का मतलब होता है टू एक्साइट, उत्तेजित करना, ठीक है, हलचल मचाना। तो जब हमारे अंदर कोई इमोशन ज़्यादा हावी होने लगता है, तो हमारे अंदर एक हलचल पैदा होने लग जाती है, उथल पुथल मचने लगती है। जब हम प्यार में पागल हो जाते हैं तो पागल ही हो जाते हैं, गुस्सा आता है तो और पागल हो जाते हैं, ठीक है, भय होता है तो और बेचैन हो जाते हैं कि कैसे ये चीज़ होगी, डर लगने लगता है। तो एक उथल पुथल मच जाती है किसी चीज़ को लेकर, हम एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित मतलब होना कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। इसके अंदर बेटा आपने वुड्सवर्थ की डेफिनेशन डाल सकते हैं आप, ठीक है, वुडवर्थ की, वुड्सवर्थ लिखती रहती हूँ मैं इसको हर बार। वुडवर्थ की डेफिनेशन डाल सकते हो कि इमोशन क्या है? मूव्ड और स्टर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का स्टर्ड अप स्टेट, कि उसकी जो हालत है, ठीक है, स्थिति है, वो हिली हुई है, मतलब थोड़ा हिल गई है अलग अलग एपिसोड से, उससे, इमोशन से, ठीक है। फिर आपने इसमें विशेषताएं बतानी है। स्पेलिंग कितना एरर कर रही हूँ मैं, पानी लाना बेटा। तो पहली आती है इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस के लिए फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर इमोशन के पीछे कोई ना कोई फीलिंग होती है, कोई ना कोई भावना होती है बेटा, बिना भावना के इमोशंस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आता है इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स। तो इमोशंस जो होते हैं वो हमारी इंस्टिंक्ट से भी जुड़े होते हैं। इंस्टिंक्ट क्या होती है? हमारी अंदर की जो आवाज़ होती है बेटा, ठीक है। इमोशन हमारे इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं। फिर स्विंग ऑफ इमोशंस, हमारे जो इमोशंस हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कि पेपर में आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आए हैं, तो टीचर जो है, आपको इस बात का डर लगेगा कि टीचर गुस्सा करेगी, टीचर पे आपको गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे मार्क्स कम दे दिए। पेरेंट्स से आपको डर लगेगा कि मुझे डांटेंगे, और
फ्रेंड से आपको एम्बैरेसमेंट होगी कि मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ये स्विंग्स ऑफ इमोशन है, एक ही सिचुएशन में कई सारे इमोशंस आपके आ रहे हैं। फिर इमोशंस एंड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई भी बेटा कोई ऐसी चीज होती है जिसको देख के आप उत्तेजित हो जाते हो, कोई ऑब्जेक्ट जिसको देख के आप एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है, कुछ करने, कुछ रिएक्शन देते हो। तो अलग अलग जो इमोशंस होते हैं ये अलग अलग स्टिमुलाई की मदद से भी पैदा होते हैं। जैसे कि कोई डरावनी आवाज सुनी आपने, तो डरावनी आवाज सुन के आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, ठीक है। कोई डरावना चेहरा देख लिया तो आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। तो स्टिमुलाई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप रिएक्ट करते हो। इसके बाद इमोशंस एंड बॉडी चेंजेस। तो आपका जो शरीर है, जैसे कि मान लीजिए आप दुखी हो तो आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, डर गए हो तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, थर थर कांपने लगोगे, ठीक है। तो बॉडी में बदलाव आते हैं। बेटा पेपर हिंदी की बुक से बनता है, हिंदी मीडियम की, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ाती हूँ। तो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर आप ऐसे पेपर लिख के आओगे तो आप गारंटी से मैं कह रही हूँ आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आप बता देना सडन अराउजल ऑफ इमोशन। कुछ इमोशंस अचानक से उठते हैं और शांत हो जाते हैं। जैसे हम गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो वो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा या एकदम से शांत हो जाएगा, ठीक है। फिर और क्या पॉइंट्स बता सकते हो इसके अंदर? काफ़ी है इतने। फिर कारक आते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन इमोशंस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो भाई स्कूल का एनवायरनमेंट, मान लीजिए टीचर बहुत हार्श है, बहुत गुस्से वाली है, सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं आप स्कूल के अंदर, तो आपके अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाएगी, ठीक है। फैमिली और पड़ोस का एनवायरनमेंट, हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आस पड़ोस में, आपके घर के अंदर, तो आपका जो इमोशंस हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। आप गुस्से वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, ठीक है। फिर हेल्थ आपकी, आप सेहतमंद नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते हैं, तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इसके बाद इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है, दिमाग आपका आईक्यू जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप जो है चिड़चिड़े रहेंगे, इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर रहेंगे। आईक्यू अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप जो है लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे। एज, एज के साथ हमारे इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो है उसके इमोशंस जो है वो गुस्से वाले, चिड़चिड़े वाले होंगे। बड़े हो गए हैं, 20-30 साल के हो गए हैं, तो पता है कैसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। छोटा बच्चा है तो भाई कहीं भी फैल जाएगा, रोने लग जाएगा। बड़े होने के बाद हमें पता है कि हमें कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशंस पे कंट्रोल है तो सोशल विकास हो पाएगा। लोगों से बातचीत करेंगे आप तो आपको पता चलेगा मुझे किससे किस तरह से बात करनी है, मुझे कितना अपने भावनाओं पे, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। फैटीग, हर वक्त थके रहते हैं आप, थकावट रहती है आपके शरीर में, तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने कारक में बता देने। फिर आप आगे बढ़ेंगे इसी में ही, इमोशन में ही। फिर इमोशन समझा दिया, अब आपने बता देना है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आप क्या बताओगे कि हमारे 3 इमोशंस होते हैं बेटा, लव, एंगर एंड फियर, और ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जब हम इन तीनों इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हमारा इमोशनल विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से शुरू करोगे। फिर आप बताओगे कि 3 हमारे कुछ टाइप्स होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के। पहला होता है पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? ये वो इमोशंस होते हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है हमसे, ठीक है, कि हर वक्त खुश रहने वाला बंदा, ठीक है, मतलब कि आपसे क्या बोलोगे, पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? हैप्पी या सैड होना, समाज इनको एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अच्छे या बुरे, मतलब अच्छे संवेग या बुरे संवेग, गुड इमोशंस या बैड इमोशंस, मतलब कि या तो गुस्सा भी आ रहा है या आप बहुत खुश रह रहे हो, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं। दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस होते हैं बेटा जिनको समाज एक्सपेक्ट नहीं करता, जैसे कि वॉयलेंस, आप मार पिटाई पे उतर आते हो,
किसी को मतलब मार देना किसी को, ठीक है, ये चीज़ें करने लग जाते हो, ये चीज़ें जो हैं नहीं एक्सपेक्ट करेगा समाज, तो ये नेगेटिव इमोशंस हो गए। और इसमें आप डाल दो अ, एक आप डाल दो इमोशन परटेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल यानी कि जब आप कोई काम पूरा कर लेते हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इमोशन पर्टेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल, कि आपने एक गोल सेट किया था और वो गोल आपने पूरा कर लिया तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे, और नहीं किया तो आप चिड़चिड़ा फील करोगे, ठीक है। तो ये तीन आप टाइप्स में डाल देना। इसके बाद अलग अलग स्टेजेस में इमोशनल डेवलपमेंट, इसके अंदर ये आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। पहली स्टेज डाल देना इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होती है बेटा? शैशवावस्था, 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके अंदर इमोशनल जो होती है, मतलब क्या बोलेंगे, इन्फेंसी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इनके अंदर इमोशंस जो होते हैं, कौन से इमोशंस डालोगे? हाँ, इसमें आप ये डाल सकते हो कि बच्चे की अगर बात ना मानी जाए तो वो एंगर या शाउटिंग, ठीक है, स्क्रीमिंग, चिल्ला के अपनी बात जो है, अपने इमोशंस शो करता है, या रो के अपने इमोशंस शो करता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने इमोशंस शो करता है। इन्फेंट बच्चा जो होता है, इसके अंदर आपके जो ये इमोशंस होते हैं, कौन कौन से इमोशंस होते हैं, कहाँ गया, क्यूरियोसिटी, ये इनके अंदर रहती है, ठीक है। आनंद जिसको हम बोलते हैं, क्रोध हो गया, लव हो गया, ठीक है, जलन हो गई, ये सारी चीजें इनके अंदर रहती हैं, ठीक है। एक बच्चा जो होता है छोटा, उसके अंदर जेलसी होती है, उसको नहीं पसंद कि कोई उसकी चीज ले, ओके, कंपटीशन होता है, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं ये, कि हमें देखो, हमें प्यार करो, किसी और को मत देखो, ठीक है। दूसरी स्टेज आ जाती है इसकी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है बेटा, ये तुम्हारी होती है 2 से 6 साल लगा लो, ठीक है। 2 से 6 साल का बच्चा जो है बेटा, ये अपने सिबलिंग से जेलस होता है, सिबलिंग्स को लेके जेलेसी फीलिंग रहती है इसके अंदर, ठीक है, भाई को पापा ने ये वाला गिफ्ट किया, मुझे ये वाला गिफ्ट नहीं किया, फियर रहता है इनके अंदर, ठीक है, भय महसूस करते हैं, ठीक है, और लेकिन इसको छुपाते भी हैं। इनको लगता है कि हम अपना डर छुपा के सामने वाले को ये दिखाएंगे कि मैं जो हूँ वो तो बहुत बहादुर हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस, बहुत सवाल पूछते हैं, तो क्यूरियोसिटी भी इनके अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, ठीक है। लव, इनको प्यार बहुत चाहिए होता है इस एज के अंदर, और ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तीसरी आ जाती है लेट चाइल्डहुड। इसको डाल देना आप 7 से 12 ईयर्स, ठीक है। लेट चाइल्डहुड में आप डाल देना कि ये वाले जो बच्चे हैं, ये टेंशन लेना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें एंगर भी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है। इमोशंस अभी जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं, माँ बाप इनके इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, इनको अभी समझाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, ठीक है। ये डाल सकते हो आप इसके अंदर। बच्चा जो है, इसको किसिंग नहीं पसंद आती है, ठीक है। छोटे बच्चे को जैसे हम किस करते हैं तो उनको ठीक लगता है, इस उम्र में आते आते बच्चे को किसिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप उसको किस करने की कोशिश करोगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ग्रुप
फीलिंग्स पैदा होने लग जाती हैं, वो ग्रुप्स बनाना शुरू कर देता है, अपने गैंग बनानी शुरू कर देता है, गैंग यानी दोस्तों की टोली बनाना शुरू कर देता है, फ्रेंड्स को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है वो, ठीक है, सेंटिमेंट्स उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, सेंटिमेंटल रहता है लेट चाइल्डहुड के अंदर बच्चा जो होता है। फिर हमारी लास्ट स्टेज जो आती है बेटा, इसमें चौथी आप बताओगे, किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, ठीक है, ये आपने बतानी है 12 से 18 साल। तो किशोर अवस्था के अंदर इमोशंस जो होते हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि किसी को तकलीफ में देख रहे हैं तो एकदम ही भावनाओं में बह गए बहुत ज्यादा, ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, मार दिया एकदम ही, सर्वर फोड़ दिया, इमोशंस बहुत अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति जो है ये क्या बोलते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने डाल देना है। फिर शेयरिंग ऑफ इमोशंस रहती है, ठीक है, किसी के कॉन्फ्लिक्ट में जाके कूद जाएंगे, किसी का झगड़ा चल रहा है उसमें जाके कूद जाएंगे, सहानुभूति बहुत दिखाएंगे किसी के प्रति, डे ड्रीमिंग करते हैं ये बच्चे, दिन में सपने देखना पसंद करते हैं ये, ठीक है, हीरो वर्शिप करते हैं ये बच्चे, यानी कि किसी को भी अपना आइडल मान लेंगे, ठीक है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को इन्होंने अपना आइडल मान लिया और उनके नक्शे कदम पे ये चलेंगे बिल्कुल, या सलमान खान को अपना आइडल मान लिया तो सलमान खान जैसा ब्रेसलेट, उसके जैसे बाल, उसके जैसे कपड़े, उसके जैसी चाल, बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। पेट्रियाटिक बहुत हो जाते हैं ये बच्चे, देश के लिए बहुत एकदम तत्पर रहेंगे कि हम देश के लिए कुछ भी कर देंगे, देशभक्ति बहुत रहती है इन बच्चों के अंदर, ठीक है। और क्रिटिसिज्म इनको नहीं पसंद कोई इनकी आलोचना करे इन्हें नहीं पसंद, ठीक है। तो ये आपने अलग अलग स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट बताना है। फिर लंबा है ये, टीचर का रोल वाला पार्ट आएगा इसमें, चलो ये लास्ट वाला इसमें आएगा, रोल ऑफ टीचर, उसी में टीचर का क्या रोल होगा इमोशनल डेवलपमेंट करने में बच्चे का। तो भाई पहली चीज कि टीचर जो है उसके माँ बाप के साथ एक कॉपरेशन में रहे, ठीक है, माँ बाप के साथ जानकारी में रहे, बच्चे के बारे में हर एक चीज़ उसको पता होनी चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, टैलेंट क्या है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो घर पे किस तरह से रहता है, घर पे उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इसके बाद टीचर का काम बनता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे एक्सप्रेस करने की, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसे करने दे, रोके नहीं, ठीक है, ये ना करे कि चुप बैठो आराम से, चलो चलो तुम ज्यादा बोलते हो तुम चुप हो जाओ, ये नहीं करना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दीजिए उनके इमोशंस एक्सप्रेस करने की, ठीक है। टीचर जो है बेटा वो एक आइडियल की तरह काम करे, ठीक है, आइडियल यानी क्या होता है, ज्यादातर हम अपने टीचर्स को आदर्श मानते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो होता है ना हमारी टीचर सबसे अच्छी है, मेरी मैम तो ऐसी है, मेरी मैम तो वैसी है, ठीक है। तो हमें अपने आप अपने ढंग ठीक करने पड़ेंगे, मेरे ढंग ठीक होंगे तो मेरा बच्चा जो है स्टूडेंट है वो मुझे नोटिस करेगा, मुझे नोटिस करेगा तो वो मेरे जैसा ही बनेगा, ठीक है। इमोशंस पे हमें भी अपने कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना, मारना नहीं है, बच्चे को पीटना नहीं है, प्यार से चीजों को हैंडल करना है, अफेक्शन देना है, सहानुभूति, लव एंड केयर, सिक्योरिटी कि भाई तू मेरे साथ सेफ है, ये चीज बच्चे को हमें बतानी है, ठीक है। इसके बाद टीचर की हेल्थ, टीचर को अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अगर टीचर की हेल्थ सही रहेगी तो वो बच्चों पे भी अच्छे से ध्यान दे पाएगी, ठीक है। ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट कवर हो गया। अब आगे अटैचमेंट वाला जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, क्लियर है, कोई डाउट किसी टॉपिक में? क्या नाम था इस यूनिट का? पेपर 1 यूनिट
थ्री, थ्री है ना? अभी नहीं डाली बेटा, ईद थी ना, सैटरडे को ईद पड़ गई, फिर उसी में बहुत बिजी चल रहे थे, सोई भी नहीं पता मैं ढंग से। अब डाल दूंगी, अकाउंट बना लिया है मैंने नया, आईडी मैंने बना ली है अपनी, बस अपलोड करनी है, वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? सारी सेव्ड है मेरे पास। चलिए, आराम करिए, अच्छे से दिन स्पेंड करिए अपना, ठीक है? क्लास ओवर कर दें? चलिए बेटा, बाय।